हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखो भाई बच्चों, मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? क्या पढ़ाया बताओ? हेनरी लॉ पढ़ाया था ना, सॉरी राउल्ट का लॉ पढ़ाया था। और राउल्ट के लॉ पर बेस हमने 2 क्वेश्चन लास्ट क्लास तक कर लिया था ना। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और समझाया था कि राउल्ट का नियम होता है, अरे आर रखना था। राउल्ट का नियम कहता है कि पी ए अवयव ए का आंशिक दाब जो होता है पी नॉट ए और मोल अंश ए के गुणनफल के बराबर होता है ना। और डाल्टन का नियम क्या कहता है? डाल्टन का नियम कहता है कि पी ए यानी ए का आंशिक दाब जो होगा वो टोटल वाष्प दाब और उसके मोल अंश। अब मोल अंश क्योंकि गैस के लिए है डाल्टन का नियम, तो गैस में हम मोल अंश ना वाई ए से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये था हमारा। अब इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए ना, देखो ये भी आंशिक दाब ए का है, ये भी, तो दोनों को इक्वल कर दो आपस में। तो पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी टोटल और वाई ए, है ना। हमें तो वाई ए निकालना होता है, क्यों? तो हम क्या लेते हैं, देखो ये पी नॉट ए एक्स ए क्या है, पी ए तो है, और अपॉन में कौन आ जाएगा बताओ? पी टोटल, है ना। ये वाष्प प्रवस्था में अवयव ए का मोल अंश निकालने का सूत्र है ना। इसमें तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी आया होगा कल, ये सब तो आसान चीजें हैं, है ना, पढ़ लिया हमने। अब हम एक देखेंगे विशेष कंडीशन, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, इसमें एक विशेष स्थिति आ जाती है ना। लिखो हेडिंग, राउल्ट के नियम की हेनरी के नियम से विशेष स्थिति। राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष स्थिति। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉज, ठीक है ना। इसकी बनेगी अंग्रेजी की हेडिंग, क्या होगी ये? ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ना हेनरी का लॉ और राउल्ट का लॉ का एक विशेष कंडीशन होता है। ये बताओ राउल्ट के नियम के अनुसार देखना क्या होता है। राउल्ट के नियम अनुसार मतलब राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, अवयव ए की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए और एक्स ए, ये तो होता है। अब हेनरी के नियम अनुसार देखना, हेनरी के नियम अनुसार भाई ये भी तो वाष्प दाब है अवयव ए का, और ये क्या है, मोल अंश है किसके, अवयव ए का। ये तो हमारा है स्थिरांक था, है कि नहीं, यानी यहां भी समानुपाती होता है ना। क्या बोलता है, अवयव ए का वाष्प दाब, है कि नहीं, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश, उसके मोल अंश के समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। समझ आया क्या है, समानुपाती है। ये तो कहता है राउल्ट का नियम निश्चित ताप पर, है ना। ये भी वही बोलता है निश्चित ताप पर, क्या कि पी ए जो होता है, यहां पर ए कौन है, वाष्प दाब, ठीक है ना, दाब कह लो या फिर, और ये हमारा होता है के एच और मोल अंश, है कि नहीं। अब यहां पर हम लोग गैस ले सकते हैं, ये जो मोल अंश है वो गैस की, है ना, ये गैस के लिए होता है, गैस को आप घोलते हो, दिख रहा है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो यहां भी वाष्प दाब, ये दाब भी तो गैस की होती है,
यहाँ भी गैस की लगती है, यहाँ भी मोलन्स वहाँ भी मोलन्स, फर्क किसका? केवल KH का, है कि नहीं? यानी कि बिल्कुल दोनों समान है। यानी राउल्ट के नियम और जो हमारे पास ये कहता है, राउल्ट का नियम और हेनरी के नियम की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वाष्पशील घटक यानी कि गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित मोल अंश से क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है ना? लिखो, तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि, यहां लिखते हैं हम लोग, दोनों नियमों की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि घटकों का वाष्प दाब, है कि नहीं, वाष्पशील घटक यानी कि गैसों का आंशिक दाब, कौन सा? आंशिक दाब। ठीक है ना? विलयन में उपस्थित उसका मोल अंश का क्या होता है? समानुपाती होता है। आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। समझ में आया ये बात? फर्क कहां पर देखो है? केवल KH और P0 है ना, इसमें फर्क है। तो ये भी बराबर हो जाते हैं कभी कभी, और वही बनता है स्पेशल केस। ठीक है ना? हाँ, पेन ठीक है ना? यहां लिखो, भिन्नता किस में है बताओ? हाँ, राउल्ट व हेनरी के नियम में भिन्नता केवल कहां पर है? समानुपातिक स्थिरांक में है। किस में है? समानुपातिक स्थिरांक में है। बात समझ में आई तुमको? केवल समानुपातिक स्थिरांक में है ना? ये हमको ध्यान रखना है। और विशेष स्थिति तब बनता है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हम यहां पर ये लिखेंगे, एक विशेष स्थिति तब प्राप्त होता है जब P0A और KH का मान बराबर हो जाता है। क्या होता है बताओ? बराबर हो जाता है। देखो, दोनों में सबसे मेन तो अंतर वो इसमें है कि K और KH होता है, सॉरी K नहीं होता ये, है ना? तो KH का लेना भाई, हेनरी स्थिरांक, और P0A में है। ठीक है ना? और एक अंतर ये भी है कि जो हेनरी का नियम है वो द्रव के लिए लगता है ना? और वो गैस हम बोलते हैं उसको। ठीक है ना? तो लेकिन है तो दोनों फिर भी गैस ही, PA और P गैस है ना, दोनों गैस के लिए होता है, दोनों ही वाष्पशील होते हैं घटक, उसके लिए मान्य है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हुआ? खत्म हेनरी का विशेष स्थिति। ठीक है ना? ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है भाई? चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय यानी कि ठोस को घोल दें, जैसे कि यूरिया, नमक, ग्लूकोज, शुगर, इन्हें घोलेंगे तो वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना?
ये हमें देखना है। लिखो, मिटा दे, लिख लो, लिखो। हेडिंग के अगला बहुत ही मस्त हेडिंग है। क्या हेडिंग लिखोगे? ठोस पदार्थों का द्रव में, है ना, विलयन तथा विलयन का वाष्प दाब। क्या चीज? वाष्प दाब। ठीक है ना। देखो, ठोस हमारे पास क्या है? पदार्थ है कोई, हम उसे घोल देंगे किसी विलायक में जो कि अवाष्पशील नहीं वाष्पशील होगा। ठोस होगा अवाष्पशील, है ना, लेकिन जो विलायक होगा वो क्या होगा? वाष्पशील होगा। तो ठोस को मिलाने से वाष्प दाब पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये देखना है। देखो, सपोज करो हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हमारे पास एक द्रव है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग पानी का ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें मान लो जल है। क्या है इसमें? जल है। अभी शुद्ध अवस्था में है, तो हम सभी लोग ये जानते हैं ना कि ये जो जल है इसके सतह से क्या होता है? वाष्प बनता है। कहां से? हाँ, सतह से क्या बनता है? वाष्प। ऐसे उड़ेंगे, उड़ेंगे ना। सरफेस से क्या होगा? लिक्विड का गैस अवस्था में परिवर्तन होगा और फिर यहां पर बहुत सारे गैस बनेंगे, है ना। और फिर इस गैस के जो कण है इनका दाब लगता है किसके ऊपर? सतह पर। तो हम उसे बोलते हैं वाष्प दाब, है ना। लेकिन कब? साम्य अवस्था में हो तभी। अब आपने क्या किया, इसमें नमक, चलो मान लो आपने इसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दिया, ग्लूकोज मिला दिया, मिल गया। अब ग्लूकोज होता है ठोस पदार्थ और अवाष्पशील होता है। तुमसे एक सामान्य सा क्वेश्चन ये है कि तुम जैसे ही ग्लूकोज को मिलाओगे इस जल के अंदर तो हमें विलयन प्राप्त होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि ये जो विलयन है उसका वाष्प दाब कम होगा पहले से या ज्यादा? मतलब जब पानी था शुद्ध अवस्था में तो इसका अपना था वाष्प दाब, मैंने इसमें घोल दिया ग्लूकोज, ठीक है ना, जो क्या होता है? अवाष्पशील होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसे हमने इसमें घोल दिया, तो अब जो बनेगा विलयन घोलने के बाद में ये, इसका वाष्प दाब इस शुद्ध की तुलना में कम होगा या अधिक, ये बताना है। बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस करो यूज, बताओ इसका जो वाष्प दाब है कम होगा या अधिक होगा इसकी कंपैरिजन में, तुलना में। आपने इस शुद्ध जल के अंदर अवाष्पशील ग्लूकोज मिला दिया, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होना चाहिए। तुम बताओ, अधिक होना चाहिए, है ना। चलो आओ बात करते हैं। देखो, अवाष्पशील हमारे पास होता है पदार्थ, वो है ग्लूकोज। क्या अवाष्पशील का मतलब क्या होता है? क्या इसका वाष्प बनेगा? नहीं। ग्लूकोज का वाष्प नहीं बनेगा। और देखो ध्यान से सुनते हैं पहले, एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। आपने इसके अंदर जैसे ही ग्लूकोज को घोला तो ग्लूकोज के जो कण होंगे वो क्या होंगे? सतह पे जाकर के बैठे होंगे, कुछ कुछ नहीं बैठे होंगे, वहां पर जल के भी कण होंगे और ग्लूकोज के भी होंगे कण। अब जो ग्लूकोज भैया है उसको उड़ना तो आता नहीं है, वो थोड़ी बनेगा वाष्प। तो जहां पे जाके बैठा वहां पे जो नीचे जल के कण होंगे यहाँ पे इधर, है ना, वो उड़ नहीं पाएगा, वो उड़, जहां कण नहीं है ग्लूकोज का वहां से तो जल के कण निकल निकल के वाष्प बनेंगे, है कि नहीं। लेकिन जहां पे ग्लूकोज के कण उपस्थित है वहां से जल के कण नहीं निकल पाएंगे। क्या निकल पाएंगे? अब बताओ, तुम तो यहाँ पर बैठ गए धरती पर, क्या तुम यहाँ के छाप फाड़ के निकलोगे इसको? पर नहीं निकलेगा ना। ग्लूकोज के जो कण है वो यहाँ पर बैठ गए, पहले कण नहीं थे, नहीं थे, आराम से निकल गए। कौन? जल के कण। क्या बन के? वाष्प। अब फिर से आ जाओ, ये है, कौन है ये? ग्लूकोज के कण आके बैठ गया। अब ये कौन है? जल का कण है, बन गया वाष्प, टक्कर मारता रहेगा, क्या निकल पाएगा? ये रोक देगा, है ना। ऐसे ही सतह के ऊपर बहुत सारे ग्लूकोज के कण बैठ जाएंगे, तो ग्लूकोज जो कण होंगे
वो खुद तो बनते नहीं वाष्प, और जहां बैठा है उसके नीचे से जल के भी कण क्या होंगे, निकल नहीं पाएंगे। यहां पर कोई था नहीं तो हर एक सतह पर जो हर एक कण थे जल के वो सब बन के वाष्प निकल रहे थे। तो बताओ यहां पर वाष्प ज्यादा बनेंगे या फिर यहां पर? जब अवाष्पशील विलय आपने नहीं मिलाया था, शुद्ध अवस्था में था जल, तो वहां पर जल के वाष्प ज्यादा बनेंगे। अब यहां तुमने अवाष्पशील विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय के जो कण हैं वो जाकर बैठ गए हैं सतह पर, ना खुद उड़ता है ना ही उड़ने दे रहा है। कहाँ? जहां बैठा है उसके नीचे से जल के पार्टिकल्स को, कणों को, ठीक है ना, उड़ने नहीं दे रहा है। तो यहां पर क्या होंगे, वाष्प कम बनेंगे, है कि नहीं? तो जब वाष्प बनेंगे कम तो क्या होगा, दाब भी कम बनेगा, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आया? तो यहां पर वाष्प जो होंगे वो तुम्हारे पहले की तुलना में, शुद्ध की तुलना में क्या होंगे बताओ, कम होंगे, ठीक है ना। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? बस रटना नहीं, बिल्कुल भी समझ जाना है। अब तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, जब शुद्ध वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय। देखो भाई ध्यान से सुनो, हम ना शॉर्ट फॉर्म में NVS लिखेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब अवाष्पशील विलय, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, इतना लंबा कौन लिखेगा बार बार, अवाष्पशील विलय, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे NVS। समझ में आया? यानी कि हम कह रहे हैं कि अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो क्या होता है बताओ, मिलाया जाता है तो NVS के कण, NVS मतलब अवाष्पशील विलय के कण विलायक के सतह पर उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। समझ में आया? फिर लिखो इसमें, NVS के कण विलयन में, विलयन में क्या, NVS, ये V है भाई, NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NVS के कण विलयन में सतह पर, सतह पर उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण विलायक के कण, विलायक के कण वाष्प के रूप में कम, वाष्प के रूप में कम मात्रा में परिवर्तित हो पाता है, परिवर्तित हो पाता है ना, हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, विलायक, सॉरी, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन में केवल, विलयन के लिखो ना, विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक, केवल विलायक के अणुओं
के कारण होता है, कारण होता है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात शुद्ध विलायक की तुलना में विलय, शुद्ध विलायक की तुलना में विलय युक्त, या ऐसे लिखो एनवियस युक्त, एन ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, हैं? आपने क्या लिखा था? अर्थात एनवियस युक्त विलयन, एनवियस युक्त विलयन की वाष्प दाब, है ना, एनवियस युक्त विलयन की वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है ना, तुलना में कम होता है। समझ में आया कि ना आया? मतलब भाई ओनली जल था तो उसमें एनवीएस तो था नहीं, तो ज्यादा उसके वाष्प बन रहे थे। अब जब तुमने उसके अंदर एनवीएस मिला दिया, मतलब कि अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलय ने जाकर के सतह पर स्थान घेर लिया, और जहां से पहले विलय के कण वाष्प बन के उड़ रहे थे, वहां से वो तो अब उड़ नहीं पाएंगे, है ना। यानी वो भाग कम हो गया जो वाष्प बन रहा था विलायक का, है ना। एनवीएस के आने से खुद तो वाष्प बना नहीं रहा, उसके भी कम हो गए, है ना। देखो किसके? विलायक के। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अब आप देखो, अब मुझे अगर P कुल निकालना है, कुल मतलब विलयन का वाष्प दाब निकालना है कि नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, P A का निकलता है प्लस P B का निकलता है कि नहीं। अब यहां पर P B जो है तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि विलय जो है वो तो अवाष्पशील है, वो तो उसकी तो थोड़ी भी मात्रा नहीं होगी ना वाष्प में, तो इसलिए जीरो। तो हमारे पास जो कुल वाष्प दाब होगा, वो मतलब कि विलयन का जो होगा वाष्प दाब, वो केवल और केवल विलायक के कारण होगा। समझ में आया, है ना। और अवाष्पशील कौन कौन है? यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये सब ये हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो होगा इस केस में वो हो जाएगा P0A और XA, ठीक है ना। समझ में आया? कॉपी कर लो इसको, समझ गया? चलो देखो, अब ये एक पॉइंट और ऐड कर लो। विलायक के वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई, है ना। विलायक के वाष्प दाब में यह कमी विलय के कौन सा विलय? एनवीएस यानी को इधर एनवीएस की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर, ठीक है ना। प्रकृति कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, मात्रा कितनी है उस पर फर्क पड़ता है, प्रकृति पर नहीं, न कि प्रकृति पर, ठीक है ना। अब ग्राफ देखो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग। अब हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही तो वो है, कौन? वाष्पशील पदार्थ, है कि नहीं। आ जाओ बना लेते हैं ना। देखो तो लेते हैं विलायक का मोलंस, विलायक का क्या चीज? मोलंस, है ना। विलायक का मोलंस हम इधर लेंगे, ठीक। और ये हमारा ऐसे जाएगा, तो कुछ ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शुद्ध वाला बिल्कुल, है ना। P0A, A मतलब विलायक, यहाँ क्या था? जीरो, और यहाँ क्या था उधर? इधर है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ध्यान रहेगा सबको, नहीं रहेगा? ठीक है ना। विलायक का मोलंस हमारा इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इधर, शुद्ध विलायक
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है भाई, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ना। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक, अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसे राउल्ट का नियम भी कहते हैं ना। तो आप लोगों ने सीख ही लिया है पीछे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। जब वाष्प दाब का मापन करते हैं किससे, बैरोमीटर से। किससे करते हैं, है ना, बैरोमीट्री विधि से करते हैं। ठीक है ना। अब हमको ये तो पढ़ने नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है आदर्श और अनादर्श विलयन। कौन सा आता है, ठीक है ना, आदर्श और अनादर्श विलयन। इसको पूरी एक क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक ही क्लास में पूरा खत्म करेंगे। कौन सा, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है ना। कम से कम 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, ठीक है ना, 1 से 1.5 घंटे का पूरा बनाएंगे ना। उसमें तुमको आदर्श और अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन के प्रकार होते हैं 2, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी भी समझाएंगे, ठीक है ना, पूरा एक में खत्म। क्या फॉर्मलता नॉर्मलता कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, नहीं आएगा, जरूरत नहीं है पढ़ने की। जितने भी मास्टर पढ़ाते हैं स्कूल में 1 नंबर के, उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, है ना। क्या करेंगे इतना फालतू पढ़ करके, हमारे थोड़े कोर्स में आएगा, लिख के देता हूँ, बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना। नॉर्मलता में पढ़ाता नहीं हूँ, आता तो मुझको है, ऐसे नहीं मुझे आता नहीं है यार, है ना, बहुत आसान है वो भी। उसमें तुल्यांकों की संख्या हम लोग लिखते हैं, बटे आयतन लिखते हैं, खत्म काम। कोर्स में नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगा। हम तो कहते हैं बोर्ड में नहीं आएगा, गारंटी है हमारी। अभी हम रिकॉर्ड करके तो डाल रहे हैं, आ जाएगा बोर्ड में तब कहना। थोड़ा सा यूज होता है उसका वैद्युत रसायन में, तुल्यांकी संख्या का, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पर तुम्हें थोड़ा सा सिखा देंगे, ठीक है। नॉर्मलता थोड़ा सा वहां पर काम आता है, लेकिन इस अध्याय में नहीं आएगा। फॉर्मूला है उसमें ना, कुछ भी नहीं है उसमें। जैसे मोलरता होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ऐसे वहां पर क्या था, मोलों की संख्या के आधार पर तुल्यांकी की संख्या निकलते हैं, ठीक है ना। अब आयतन काम खत्म। अब तुल्यांकी की संख्या निकालते कैसे है, तुल्यांकी द्रव्यमान बटे क्या दिया गया भार बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, है ना। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, कोई आयन है ना, तो उसके भार को भाग कर दो किससे, आवेश से। कितना आवेश उस पे, है ना। बताऊंगा तुम सबको वैद्युत रसायन में कैसे करना है, ठीक है ना। फिलहाल नॉर्मलता फॉर्मलता पढ़ने की जरूरत नहीं है, कट गया है। जो बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस चीज की, ठीक है ना। 7 सालों का अनुभव का फायदा उठाओगे ना। बता रहे 7 साल हो गए, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चला कोई सा बोर्ड हो, कहाँ से क्वेश्चन डालेगा हमें पता है, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे कल और अगली क्लास में, ठीक है ना।